कॉलेज शिक्षा विभाग राजस्थान द्वारा आयोजित ज्ञानदूत कार्यक्रम 2.0 में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं डॉक्टर ज्योति गौतम, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, आज अवलोकन के बारे में आपको अध्ययन कराऊंगी। यह अवलोकन का पार्ट 3 है। इसमें हम अवलोकन के विभिन्न प्रकारों के बारे में जानेंगे। अवलोकन का एक महत्वपूर्ण प्रकार है असहभागी अवलोकन, और आज के इस कंटेंट में हम असहभागी अवलोकन को ही जानेंगे। जब अनुसंधानकर्ता किसी समूह का सदस्य नहीं बनता बल्कि बाहर ही रहते हुए उस समूह को देखता है, सूचनाओं को कलेक्ट करता है, तो वह असहभागी अवलोकन कहलाता है। इसके नाम से भी जाहिर हो रहा है कि अनुसंधानकर्ता उसकी सहभागिता नहीं निभाता बल्कि बाहर से ही सूचनाओं को कलेक्ट करता है। तो असहभागी अवलोकन में सूचनादाता द्वारा जो सूचनाएं उसे प्रेषित की जा रही हैं वे अनुसंधान में महत्वपूर्ण होती हैं और वह बाह्य व्यक्ति बनकर ही उन सूचनाओं को कलेक्ट करता है। विभिन्न समाजशास्त्रियों ने इसके बारे में अलग अलग परिभाषाएं दी हैं, तो मैं यहाँ फोरेक्स तथा रिचर के द्वारा दी गई परिभाषा को ले रही हूँ। उन्होंने कहा है, असहभागी अवलोकन में अवलोकनकर्ता अपने व्यक्तित्व को बिना छिपाए घटना का अवलोकन करता है। शोधकर्ता उपस्थित समूह को शोध का उद्देश्य बता देता है तथा इस आधार पर समूह में प्रवेश करने का प्रयास किया जाता है। अर्थात अनुसंधानकर्ता ये बता देता है कि मैं आपके इस समूह का अनुसंधान करने जा रहा हूँ, उसके बारे में मुझे कुछ सूचनाएं एकत्रित करनी है, और ये जानकारी देते हुए वह समूह के विभिन्न सदस्यों से मिलकर अपनी संबंधित सूचनाएं कलेक्ट करता है। तो वह अपने व्यक्तित्व को भी छिपाता नहीं है बल्कि बताते हुए ही सूचनाओं को एकत्रित करता है। और जब अनुसंधानकर्ता घटना स्थल पर जाता है या समूह में जाता है तो सूचनाएं तो उसे वास्तविक ही मिलती है, और अपने व्यक्तित्व को नहीं छिपाने के साथ में उसके असहभागी अवलोकन में अनेक गुण शामिल हो जाते हैं। तो आगे हम पढ़ेंगे असहभागी अवलोकन के गुण। इसका पहला गुण है वस्तुनिष्ठ अध्ययन। असहभागी अवलोकन में वस्तुनिष्ठ अध्ययन किया जाता है। जब सूचनादाता और अनुसंधानकर्ता दोनों ये जानते हैं कि हम किसी विभिन्न विशिष्ट उद्देश्य से इसमें शामिल हो रहे हैं, देख रहा हूँ मैं इस घटना को होते हुए अपने अनुसंधान के लिए, तो वह निष्पक्ष होकर तटस्थ भाव से सूचनाओं को एकत्रित करता है। इसीलिए असहभागी अवलोकन में वस्तुनिष्ठ अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है कम खर्चीली विधि। असहभागी अवलोकन एक कम खर्चीली विधि है क्योंकि अनुसंधानकर्ता को वहाँ जाकर नहीं रहना पड़ता और ना ही वहाँ बहुत अधिक अपना समय व्यतीत करना होता है। तो जब भी वो वहाँ है उस समय उन सूचनाओं को एकत्रित कर लेता है। इसलिए यह एक कम खर्चीली विधि है और साथ ही में वस्तुनिष्ठ भी। इसकी अगली विशेषता है विश्वसनीयता। जब अनुसंधानकर्ता स्वयं घटना को देखता है, तटस्थ रूप से देखता है, तो उसमें सूचनाएं बिल्कुल विश्वसनीय रूप से एकत्रित की जाती हैं। उसमें कोई भी प्रामाणिकता में कमी नहीं हो सकती। अतः असहभागी अवलोकन में विश्वसनीयता पाई जाती है। और इसका लास्ट गुण है दर्शक अभिनेता की तुलना में अधिक आनंद ले सकता है। सहभागी अवलोकन में हमने पढ़ा था कि अनुसंधानकर्ता को हमेशा एक नाटकीय मोड में रहना पड़ता है कि वह मेंबर भी है और अनुसंधानकर्ता भी, जबकि इसमें अनुसंधानकर्ता एक दर्शक के रूप में होता है, घटनाओं को घटते हुए देखता है। इसीलिए दर्शक अभिनेता की तुलना में अधिक आनंद ले सकता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि असहभागी अवलोकन में वस्तुनिष्ठ अध्ययन किया जाता है। यह एक कम खर्चीली विधि है। इसमें जो सूचनाएं एकत्रित की जाती हैं वह विश्वसनीय होती हैं, और अनुसंधानकर्ता जब दर्शक की भूमिका निभाता है तो वह अभिनेता की तुलना में अधिक आनंद ले सकता है। पर अब हम अध्ययन करेंगे असहभागी अवलोकन के दोष।
क्योंकि हर विधि में कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पाए जाते हैं और कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स पाए जाते हैं। तो इसका पहला गुण है विशुद्ध असहभागी अवलोकन कठिन, कि पूर्ण रूप से केवल बाहरी व्यक्ति होकर ही हम सूचनाएं एकत्रित नहीं कर सकते, बल्कि कभी कभी हमें उस ग्रुप का मेंबर भी बनना पड़ता है, ग्रुप के लोगों के साथ इंटरैक्ट भी करना पड़ता है। इसीलिए विशुद्ध असहभागी अवलोकन करना बड़ा कठिन कार्य है। इसका अगला दोष है व्यक्तिपरकता। असहभागी अवलोकन में अध्ययनकर्ता द्वारा जब घटनाओं को देखा जाता है तो उसका अपना दृष्टिकोण भी उसमें शामिल हो जाता है, और जब उसका अपना दृष्टिकोण उसमें शामिल हो जाता है तो सूचनाओं की मौलिकता थोड़ी कम हो जाती है। इसीलिए असहभागी अवलोकन में व्यक्तिपरकता शामिल हो जाती है। इसका अगला दोष है सार्वभौमिक विधि नहीं। असहभागी अवलोकन द्वारा हम सभी घटनाओं का अध्ययन नहीं कर सकते। कुछ समाजशास्त्रीय घटनाएं, कुछ समाजशास्त्रीय अध्ययन ऐसे होते हैं जिनके लिए यह विधि उपयुक्त नहीं है, इसलिए यह एक सार्वभौमिक विधि नहीं है। इसका अगला दोष है अस्वाभाविक विधि। इस विधि में अस्वाभाविकता भी शामिल हो जाती है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जब मानव को दूसरे मानव के द्वारा देखा जाता है या घटना को घटित होते हुए देखा जाता है तो उसमें थोड़ी स्वाभाविकता कम हो जाती है। जिस तरह से जो भी व्यवहार व्यक्ति मूल रूप में करता है, कैमरे के सामने आने पर उसका व्यवहार परिवर्तित हो जाता है। तो जब अनुसंधानकर्ता घटना को देखता है, लोगों के व्यवहारों को देखता है, तो उसमें स्वाभाविकता में कमी आ जाती है। इसलिए यह एक अस्वाभाविक विधि है। नेक्स्ट है गहन अध्ययन में अनुपयुक्त। असहभागी अवलोकन गहन अध्ययन के लिए भी अनुपयुक्त है, क्योंकि इसके द्वारा केवल सतही ज्ञान ही हमें प्राप्त हो पाता है, विस्तृत और गहन जानकारी हमें प्राप्त नहीं हो पाती। इसीलिए असहभागी अवलोकन का प्रयोग गहन अध्ययन में नहीं किया जाता। तो इस प्रकार हमने देखा कि असहभागी अवलोकन, विशुद्ध असहभागी अवलोकन करना बड़ा कठिन कार्य है। इसमें व्यक्तिपरकता शामिल हो सकती है, यह एक सार्वभौमिक विधि नहीं है, और चूंकि यह इसमें अस्वाभाविकता का भी आना संभव हो सकता है, और साथ ही गहन अध्ययन के लिए भी यह एक अनुपयुक्त विधि है। तो इस प्रकार हमने सहभागी और असहभागी अवलोकन का अध्ययन अब तक कर लिया है। तो देखा जाएगा कि इन दोनों में क्या अंतर है। अब हम अध्ययन करते हैं कि असहभागी और सहभागी अवलोकन के बीच की एक विधि है अर्ध सहभागी अवलोकन। नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें सहभागी अवलोकन के गुण भी पाए जाते हैं और असहभागी अवलोकन के गुण भी पाए जाते हैं, क्योंकि पूर्ण सहभागी अवलोकन करना भी कठिन होता है, और असहभागी अवलोकन में जब सूचनाओं को एकत्रित किया जाता है तो वह गहनता से एकत्रित नहीं की जाती हैं। तो इसीलिए अर्ध सहभागी अवलोकन का डेवलपमेंट हुआ। और गुडे और हार्ट ने लिखा है, व्यक्ति को किसी एक असहभागी तथा सहभागी को पूर्णतया धारण करने की अपेक्षा इन दोनों कार्यों की साथ साथ पूर्ति करना ही अधिक सुगम होता है, क्योंकि पूर्ण सहभागिता भी कठिन होती है और बाह्य दर्शक के रूप में रहकर भी गहन सूचनाओं को कलेक्ट करना मुश्किल होता है। और चूंकि हमें शोध कार्य करना है तो उसमें प्रामाणिकता और विश्वसनीयता दोनों होनी चाहिए। इसी को ध्यान में रखते हुए अर्ध सहभागी अवलोकन का विकास हुआ। पूर्ण सहभागी एवं असहभागी अवलोकन, इन दोनों सीमाओं के मध्य पाई जाने वाली विधि को ही अर्ध सहभागी अवलोकन विधि कहा जाता है। अर्थात इसमें देखा जाता है कि सूचनाएं किस तरह से प्रामाणिक और विश्वसनीय हो सकती है, और इसीलिए अर्ध सहभागी अवलोकन का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार के अवलोकन में अवलोकनकर्ता अध्ययन किए जाने वाले समुदाय से कुछ समय के लिए जुड़ जाता है, कुछ घटनाओं में भाग लेता है और कभी कभी बाहरी रूप से ही सूचनाओं को एकत्रित करता है। अर्थात जिस समूह की सूचना उसे प्राप्त करनी है उस समूह के साथ में वह
उत्सवों में, त्योहारों में या कुछ अन्य घटनाओं के साथ में उनके साथ सहभागिता निभाता है। बाकी टाइम वह पूर्णतया अलग रहते हुए सूचनाओं को एकत्रित करता है। तो वह दोनों ही गुणों को इसमें शामिल कर लेता है, सहभागी और असहभागी। अवलोकन का एक और प्रकार है नियंत्रित अवलोकन, कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन। ये अब तक हमने पढ़ा था अनियंत्रित अवलोकन। इसमें न घटनाओं पर नियंत्रण था और न ही अवलोकनकर्ता पर नियंत्रण था, बल्कि घटनाएं स्वतः जैसे घटित हो रही हैं, अवलोकनकर्ता उनको उसी रूप में देखता था। पर नियंत्रित अवलोकन उसके अपोजिट है, उसके उलट है। इसमें हम या तो घटनाओं पर नियंत्रण कर लेते हैं या फिर अवलोकनकर्ता पर नियंत्रण करते हैं। जैसे कि लैब में कोई घटना घटित होती है, हम देखते हैं, तो हमारे सामने, हम साइंस में कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हम देखते हैं कि लैब में हमारे सामने जो घटित हो रही है वो है परिस्थितियां भी हमने नियंत्रित कर दी हैं और अवलोकनकर्ता भी नियंत्रित है। उसी प्रकार जब समाज की स्टडी की जाती है, समूह की स्टडी की जाती है, तो भी नियंत्रित अवलोकन के माध्यम से उन चीज़ों को नियंत्रित कर लिया जाता है। नियंत्रित अवलोकन में अवलोकनकर्ता स्वयं या घटना पर योजनाबद्ध रूप से नियंत्रण रखता है। वह वास्तविक स्थिति एवं प्राप्त सामग्री के बीच एक कड़ी का कार्य करता है। अर्थात वह देखता है कि जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं उनको नियंत्रित रूप से ही स्टडी की जानी चाहिए। और यह नियंत्रित अवलोकन दो प्रकार से संभव है, घटनाओं पर नियंत्रण तथा अवलोकनकर्ता पर नियंत्रण। घटनाओं पर नियंत्रण के लिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जैसे हम लैब में स्टडी करते हैं तो सूचनाएं इस तरह से एकत्रित कर ली जाती हैं। इसके अंतर्गत समूह को एक नियंत्रित परिस्थिति में देखा जाता है कि जैसे देख लेते हैं, पहले शिक्षा का प्रसार देखना हमें किसी भी समूह में देखना है तो हम पहले 20 बच्चों को लेंगे और उनका उसी समय अध्ययन करेंगे कि इनका किस तरह का व्यवहार है। फिर कुछ समय तक उनको पढ़ाएंगे, लिखाएंगे और भी कई सारे गुणों से उनको वाकिफ कराएंगे। महीने या 2 महीने तक उनका वो पूरा कोर्स चलाएंगे और उसके पश्चात उनके व्यवहार का अध्ययन करेंगे। तो हम देखेंगे कि शिक्षा का व्यक्ति के जीवन पर, व्यक्तित्व विकास पर किस तरह से असर पड़ता है। तो यह है घटनाओं पर नियंत्रण, कि घटनाएं या कारक हमने नियंत्रित कर लिए हैं और फिर उसके पश्चात हमने अपने स्टडी को आगे बढ़ाया है। उसी तरह अवलोकनकर्ता के व्यवहार पर भी नियंत्रण किया जाता है कि वह अपनी समझ को, अपनी चीज़ों को अपने शोध कार्य में ऐड ना करे, बल्कि वस्तुनिष्ठता के साथ में वास्तविक तथ्यों को ही एकत्रित करे। तो नियंत्रित अवलोकन में घटनाओं तथा अवलोकनकर्ता दोनों पर नियंत्रण कर लिया जाता है। अवलोकन का एक और प्रकार है सामूहिक अवलोकन। अभी तक हमने पढ़ा था व्यक्तिगत अवलोकन के बारे में कि अनुसंधानकर्ता अकेला ही अनुसंधान करता है, अपने तथ्यों को एकत्रित करता है। और सामूहिक अवलोकन में, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, समूह में मास ऑब्जर्वेशन, मतलब कुछ ग्रुप में ऑब्जर्वेशन किया जाता है, अनुसंधान किया जाता है और वह व्यक्ति और उसके साथी जिस भी फील्ड में उनका अपना विशेषज्ञता है वह उसी फील्ड के साथ अपना काम करते हैं। तो सामूहिक अवलोकन में एक से अधिक अनुसंधानकर्ता सूचनाओं को एकत्रित करते हैं और अनुसंधान कार्य को करते हैं। इसके लिए सिन पाओ यंग कहते हैं, सामूहिक अवलोकन नियंत्रित तथा अनियंत्रित अवलोकन का एक मिश्रण है। यह अवलोकन अनेक व्यक्तियों द्वारा तथ्यों का अवलोकन करने तथा उनका आलेखन करने पर निर्भर होता है। यद्यपि संकलन तथा उनका प्रयोग एक केंद्रीय व्यक्ति द्वारा किया जाता है, अर्थात सामूहिक अवलोकन में एक से अधिक व्यक्ति भाग लेते हैं और वे अपनी दक्षता के अनुसार कार्य करते हैं, लेकिन उनकी मॉनिटरिंग, उनका जो मुख्य व्यक्ति है, केंद्रीय व्यक्ति है, वह एक ही होता है। वह सारी सूचनाओं को एकत्रित करता है और अन्य व्यक्ति जो सूचनाएं लाते हैं, लिख कर लाते हैं, आलेखन करते हैं, उनको पूरी संबद्धता से देखता है और अपने अनुसंधान कार्य को आगे बढ़ाता है।
इसमें नियंत्रित और अनियंत्रित अवलोकन दोनों के ही गुण पाए जाते हैं। और जब बहुत अधिक कई लोग उसके अंदर शामिल होते हैं तो सभी व्यक्तियों के विचारों से अनुसंधान कार्य भी बहुत अच्छी स्थिति में पहुंचता है, बहुत अच्छे डेटा हमको प्राप्त होते हैं। इसलिए इसके कुछ गुण हम यहाँ देखेंगे। इस विधि का सबसे बड़ा गुण इसके द्वारा प्राप्त निष्कर्षों में विश्वसनीयता और प्रामाणिकता पाई जाती है, क्योंकि जो सूचनाएं हमें मिल रही हैं वे 2-3 बार वेरीफाई होकर मिल रही हैं। उसी सूचना को एक से अधिक व्यक्तियों ने कलेक्ट किया है, इसलिए इसमें विश्वसनीयता और प्रामाणिकता पाई जाती है। इससे जो परिणाम प्राप्त होते हैं वे भी पक्षपात रहित होते हैं, वे भी बिल्कुल निष्पक्ष होते हैं। इसमें इस अवलोकन में निष्पक्षता की जांच करना भी सरल होता है, संभव होता है, क्योंकि जब 2 व्यक्ति या 2 से अधिक व्यक्ति डेटा कलेक्ट कर रहे हैं तो वे सूचनाओं को पूर्णतया समझ के और निष्पक्षता से कलेक्ट करते हैं। इसलिए इस विधि में निष्पक्षता, प्रामाणिकता और वस्तुनिष्ठता पाई जाती है। अब देखते हैं हम इसके दोष। सामूहिक अवलोकन के दोष। एक से अधिक व्यक्ति जब एक ही कार्य करते हैं तो उसमें धन अधिक लगता है, तो सामूहिक अवलोकन में धन का व्यय अधिक होता है। सूचनाओं को कलेक्ट करने के लिए अधिक धन की आवश्यकता होती है। और अन्वेषण में जब अवलोकन विधि का प्रयोग किया जाता है तो कभी कभी हर व्यक्ति अपने दृष्टिकोण से सूचनाएं एकत्रित करता है, तो उनमें समानता आना भी थोड़ा मुश्किल होता है। तो सामूहिक अवलोकन में बस यही दोष पाए जाते हैं। हमने अब तक पढ़ा असहभागी अवलोकन, नियंत्रित अवलोकन और सामूहिक अवलोकन। असहभागी अवलोकन में अनुसंधानकर्ता बाहरी सदस्य बने हुए ही अपनी सूचनाओं को एकत्रित करता है और अपने अनुसंधान कार्य को आगे बढ़ाता है। नियंत्रित अवलोकन में अनुसंधानकर्ता नियंत्रित परिस्थितियों में या तो घटनाओं पर नियंत्रण करके या अवलोकनकर्ता पर नियंत्रण करके सूचनाओं को एकत्रित करता है। और सामूहिक अवलोकन में एक से अधिक अनुसंधानकर्ता अपने अनुसंधान कार्य को आगे बढ़ाते हैं, सूचनाओं को एकत्रित करते हैं और समाज की नई दिशा देने में अपना योगदान देते हैं। अनुसंधान हमेशा समाज को नई दिशा देता है, उसकी प्रॉब्लम्स से छुटकारा दिलाने का प्रयास करता है और विकास में भागीदारी निभाता है। मुझे पूरा विश्वास है आपको अवलोकन का ये चैप्टर जरूर समझ में आया होगा। विभिन्न परीक्षाओं में नियंत्रित अनियंत्रित अवलोकन में अंतर बताइए, सहभागी और असहभागी अवलोकन में अंतर बताइए, अर्ध सहभागी अवलोकन किसे कहते हैं इसके बारे में लिखिए और सामूहिक अवलोकन के गुण और दोषों को समझाइए। इस तरह के प्रश्न देखे जाते हैं और पूछे जाते हैं। आप सभी ई कंटेंट के माध्यम से इस वीडियो को जरूर सुने और अपनी ज्ञान में वृद्धि करें। थैंक यू सो मच।